हेलो दोस्तों, पुनः आपको ईडू ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज पुनः आप लोग के सामने एक सौरमंडल का सीरीज को कंप्लीट करते हुए इसमें आज हमारा जिस तरह से आप देख रहे हैं सौरमंडल भाग 3 काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज बात चर्चा करेंगे। जिस तरह से सौरमंडल का भाग 1 और भाग 2 में मैंने सौरमंडल के बारे में सारा चीज़ जो बेसिक कंसेप्ट था उसको मैंने क्लियर किया। आज का जो क्लास होगी वो होगा भाग 3 में। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जैसा कि मैं पिछले क्लास से ही आपको बार बार कहते आ रहे हैं। तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उस 8 ग्रह में जो 4 आंतरिक ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और ये चारों पार्थिव ग्रह एक ठोस रूप में है और पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक के रूप में ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो भाग 4 आएगा उसमें हम बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे पास 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में जितने भी डिटेल्स हो सके लगभग हर एक ग्रह के बारे में 10, 12, 15 पॉइंटों को चर्चा करेंगे। लगभग 50 प्रश्न यहाँ हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग पीछे के क्लास में बहुत बातों को चर्चा कर चुके हैं। अब हम एक सिस्टमैटिक ढंग से आपके सामने ये रखेंगे। आप लोग रेगुलरली एक सिस्टमैटिक ढंग से कॉपी बनाइए और एकदम जिस तरह से मैंने यहाँ पर चित्र का मैप का प्रयोग करते हैं तो आप लोग भी उसी प्रकार से बनाइए, क्योंकि बनाने से कंसेप्ट क्लियर होती है। तो चलिए आइए, हम लोग सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और एक बात यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग ये चारों ग्रह के बारे में करेंगे और इसके बारे में पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम अभी बातें डिटेल्स नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग आप लोग को बता देते हैं, ये बात बताना है। तो जितने भी ग्रह है, कभी कभी पूछा जाता है सूर्य के किस दिशा में, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है। लेकिन एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर इसका घड़ी के विपरीत दिशा में तो होती है, लेकिन इसका पाथ कैसा है, पाथ किस दिशा में, जैसे गोलाकार घूम रही है कि पाराबोलिक घूम रही है। तो इसका एक आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। तो यहां पर लिखेंगे सभी ग्रह, एक केपलर साहब थे, उसके स्टेटमेंट के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के दीर्घवृत्ताकार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलिप्स, दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। ये केपलर के स्टेटमेंट है। अब देखिए, एक होता है गोलाकार, वृत्ताकार। देखिए सुनिए, एक होता है वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है गोलाकार। ऐसे देखिए, इस तरह से ऐसे घूमना कोई चीज, हम इसको कहते हैं वृत्ताकार। यानी किसी चीज का हम लोग कोई मान के चलिए, यहाँ पर कोई चीज है और उसको एकदम सेम डिस्टेंस पे हम बराबर घूम रहे हैं तो उसको कहते हैं वृत्ताकार। लेकिन कोई चीज़, तो इसको हम लोग सेंटर से जिसकी दूरी बराबर हो चारों दिशा में, उसको हम लोग कहेंगे वृत्ताकार। लेकिन दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है, समझिएगा, दीर्घवृत्ताकार का मतलब ऐसे, जैसे ये सेंटर है और इस पर इस तरह का कोई चीज़ घूमना। देखिए समझिए, ये गोला नहीं है। यहाँ पर क्या है, मान के चलिए यहाँ कोई सेंटर है, फोकस है, तो यहाँ पे सूर्य सेंटर पर नहीं रहेगा, यहाँ पे फोकस पे है। कभी पूछा जाएगा तो बताइए दीर्घवृत्ताकार को पथ पर घूम रही है तो सूर्य कहाँ अवस्थित है, क्या केंद्र पे है? तो नहीं, ये दीर्घवृत्ताकार पथ के फोकस पर ये अवस्थित होता है। तो यहाँ फोकस है F1 और F2। तो जितने भी ग्रह है, जैसे मान लीजिए जितने, ये यहाँ पर फोकस पे सूर्य हो गया, और जितने भी ग्रह है सब इसी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसी पथ पर। तो इस पथ को कहते हैं, याद रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार। लेकिन जब कोई चीज गोलाकार वृत्त पर घूमती है तो उसे कहते हैं वृत्ताकार। तो याद रखेंगे, जितने भी ग्रह है, जितने भी सौर मंडल में जितने भी ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा करती है, सभी का सभी इसका जो पाथ है, याद रखेंगे, दीर्घवृत्ताकार, न कि वृत्ताकार। आपके ऑप्शन में दिया जाएगा। दूसरी पॉइंट ये याद कर लेंगे, ये नोट नंबर 1 हो गया, आप लोग याद कर जरूर नोट कीजिएगा। नोट नंबर 2 में याद रखेंगे,
सूर्य दीर्घवृत्ताकार के या दीर्घवृत्तपात के फोकस पर स्थित होती है, केंद्र पर स्थित नहीं होती है, ये बात याद रखेंगे। पूछा जाएगा बताइए सूर्य जो है दीर्घवृत्ताकार के किस पॉइंट पर स्थित है, ये फोकस पर स्थित है। और जितने भी ग्रह है, जितने भी मूवमेंट करती है घड़ी की विपरीत दिशा में, सभी का सभी दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। चलिए इतनी बातों मैंने चर्चा कर दिया जो कि पिछले क्लास में मैंने नहीं बताया था, अब इस क्लास में बता दिया। अब आइए एक एक करके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह इस क्लास में मैंने अभी चर्चा करूंगा। चारों ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे। चलिए सबसे पहले आइए हमारा बुध की बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से आइए बुध ग्रह मरकरी प्लानेट इंग्लिश में कहते हैं, इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु है, लगभग 14 पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए ये हमारे पास ये जो ग्रह देख रहे हैं ये बुध ग्रह है और ये यहाँ सूर्य है और सूर्य की यह परिक्रमा करती है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है दीर्घवृत्ताकार में, याद रखेंगे। और बताएं सभी ग्रह के पास अपना भी एक अक्ष पर घूमती है। तो सभी ग्रह के पास 2 मोशन होता है, 2 गति होता है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो जो घड़ी सूर्य के परिक्रमा करता है उसके परिक्रमण गति कहते हैं, और जो अपने अक्ष पर जो देख रहे हैं यहाँ पर अपने अक्ष पर जो घूम रही होती है, चाहे घड़ी की दिशा में घूमे चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, इसकी हम चर्चा करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग घूर्णन गति। उसका भी कुछ काल समय होती है, परिक्रमण गति का भी और घूर्णन गति का, उसका भी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आइए मरकरी के बारे में, बुध के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आइए सूर्य से दूरी, हम लोग याद रखेंगे यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य से दूरी मतलब इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, यानी सूर्य से दूरी, तो कहिएगा यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है, यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो आप एकदम कहिएगा बुध ग्रह है। देख लीजिए सूर्य के जस्ट बगल में है। और इसके सूर्य से क्रम की पूछा जाए और कितना है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे 0.4 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय दूरी। मतलब खगोलीय दूरी किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे बार बार आएगा, खगोलीय दूरी लिख लेंगे सभी बच्चे, खगोलीय दूरी जिसको हम लोग कहते हैं AU या 1 AU। तो याद रखेंगे सूर्य एवं पृथ्वी के बीच दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे आज के बाद कोई भी पूछा जाएगा तो बताइए खगोलीय दूरी या AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। तो याद रखिएगा एक खगोलीय दूरी बराबर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच के जो दूरी होती है या औसत दूरी होती है उसे से हम खगोलीय दूरी कहते हैं, 1 AU कहते हैं। आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय दूरी बराबर कितना किलोमीटर, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। तो हम लोग बात हमसे ये पूछा जाए, जो बताइए सूर्य से यहाँ सन है और सन से बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है, तो 0.4, मतलब 1 यूनिट 1 AU से कम होगा, क्योंकि 1 AU तो तीसरा नंबर पर पृथ्वी आएगा ना, यहाँ बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया और यहाँ पर आपका जो ग्रह है वो है पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में 1 AU होता है, याद रखेंगे। लेकिन आपका यहाँ शुक्र है और यहाँ आपका बुध है, वो 1 यूनिट से 1 AU से कम ही होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे सूर्य से दूरी बुध ग्रह का कितना है, तो 0.4 AU है। कभी डाटा पूछ दिया जाए ऑब्जेक्टिव में, बताइए सूर्य और बुध के बीच में कितना खगोलीय दूरी है, तो 0.7 AU है। और यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, यह भी बात आप समझ में आ गया। दूसरी की बात करें, यहाँ दूसरा मेरा पॉइंट है बनता है सूर्य से क्रम, तो यह है प्रथम, याद रखेंगे। सूर्य से क्रम की बात करेंगे तो वह पहला स्थान पे है,
प्रथम स्थान या पहला स्थान। पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और स्थान पूछा जाएगा तो पहला स्थान है। और आकार की दृष्टि से पूछा जाए तो याद रखिएगा ये बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो ये हम कह सकते हैं 8वां ग्रह है या सबसे छोटा ग्रह है। तो कहेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह होगा, या आकार की दृष्टि से 8वां ग्रह है। 8वां ग्रह मतलब कि देखेंगे, मैंने पिछले क्लास में आपको देखिएगा आकार की दृष्टि से हम जब बता रहे थे तो नंबर 1 बृहस्पति, नंबर 2 शनि, नंबर 3 अरुण, नंबर 4 वरुण, नंबर 5 पृथ्वी, नंबर 6 शुक्र, नंबर 7 मंगल और नंबर 8 मैंने लिखाया था आपको बुध लिखाया था। तो आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और यदि स्थान क्रम का पूछा जाए तो यह 8वां ग्रह होगी। इसके बाद हम बात करें परिक्रमण काल। परिक्रमण काल वह काल होता है जो सूर्य की चक्कर लगाती है। परिक्रमा का मतलब ये होता है वो ऐसा ग्रह जो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते उसे परिक्रमण गति कहते हैं, और जितना समय लगती है उसे परिक्रमण काल लगती है। तो याद रखेंगे बुध का परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन होता है। 88 दिन मतलब 88 पृथ्वी दिवस कह सकते हैं। ये 88 दिन का मतलब एक दिन का यहाँ निश्चित किया गया, पृथ्वी दिवस से चर्चा किया गया है। मतलब पृथ्वी पर जितना एक दिन में टाइम होता है उसी को यहाँ पर 88 दिन लिया गया है। 88 पृथ्वी दिवस हम भी बोल सकते हैं। और जो परिक्रमण काल तो पूछा जाएगा, बताइए पूरे सौर मंडल में सबसे फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं आप लोग याद रखेंगे, पूरे सौर मंडल में सबसे फास्ट या सबसे तेजी सूर्य की परिक्रमा कौन से ग्रह कर लेता है? तो यही कर लेता है, मात्र 59 डे में करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखेंगे आप लोग। तो कितना है? 59 डेज। इसके बाद बुध का यहाँ पे देखेंगे रात के समय में, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, तो रात के समय में यहाँ बहुत ही कम तापमान हो जाती है। तो याद रखेंगे बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान -173 डिग्री सेल्सियस ये नाइट में हो जाती है। याद रखेंगे नाइट में बुध ग्रह का तापमान या बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान -173 डिग्री और अधिकतम तापमान जो होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब दैनिक तापांतर निकालेंगे, मतलब एक दिन में तापों का अंतर जब निकालेंगे, तो याद रखिएगा 427 -173 मतलब ये 600 डिग्री सेल्सियस होगा, जो पूरे सौर मंडल का सर्वाधिक दैनिक तापांतर इसी का है। तो पूछा जाएगा आपसे, ये भी याद रख लेंगे, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, सौर मंडल का सबसे अधिक दैनिक तापांतर बुध ग्रह का है। बुध ग्रह का है। पूछा जाएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए पूरे सौर मंडल में दैनिक तापांतर सबसे अधिक किस ग्रह का है? तो याद रखेंगे यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। और अन्य ग्रह का दैनिक तापांतर इतना नहीं है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। ये बातों को हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, वातावरण की उपस्थिति याद रखेंगे, यहाँ पे बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसके गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से यहाँ का जितने भी वायुमंडल होता है सभी अपने ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ नहीं वातावरण है। उपग्रह की संख्या, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, 0। याद रखिएगा, कोई पूछा जाए बुध के पास कितना उपग्रह है, तो कोई उपग्रह नहीं है, कोई नहीं। तो बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला पॉइंट आइए, सूर्योदय सूर्यास्त परिक्रमण दिशा और घूर्णन दिशा याद रखेंगे क्या? यहाँ परिक्रमण दिशा तो लिखेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। पूछा जाएगा बुध ग्रह का परिक्रमण दिशा किधर है? तो जितने भी ग्रह है
ऐसा नहीं बुध की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पूरे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य की परिक्रमा घड़ी की विपरीत दिशा में करती है। ऑल प्लैनेट्स रिवोल्यूट अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द सन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। जितने भी ग्रह हैं वो सभी का सभी सूर्य की घड़ी की विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है। और घूर्णन दिशा याद रखेंगे, मैंने पिछले भी डाटा में बताया था, पूरे सौर मंडल में दो ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन दिशा, एक है शुक्र और एक है अरुण, जिसका घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम है, नहीं तो सभी का सभी पश्चिम से पूरब है। तो घूर्णन दिशा बुध का पश्चिम से पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। यही कारण होता है कि जो भी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर अपना घूर्णन कंप्लीट करेगा वहां सूर्योदय पूरब में होगा। जैसे पृथ्वी, देखिए पृथ्वी सेम टू सेम पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन गति करती है, तो वहां पर भी क्या होता है, पृथ्वी पर भी क्या सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो सेम टू सेम बुध ग्रह पर भी वही हाल है। पृथ्वी की तरह बुध ग्रह पर भी सूर्योदय किधर होती है, पूरब की ओर, और सूर्यास्त पश्चिम की ओर होता है, पश्चिम में होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने इस बुध के बारे में लगभग 15-17 पॉइंटें बताएं। आपको आशा करते हैं आप सभी बच्चे इस बातें को समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्रह है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक एक बातें को लिखिए अपने कॉपी में। हम चलिए आगे डाटा को चलते हैं। तो सब बच्चे आशा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा डाटा। अब हम बुध के बाद हमारा होगा शुक्र। तो चलिए शुक्र की बात करते हैं। आइए आपके सामने आ गया शुक्र ग्रह। सभी बच्चे यहाँ देखेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र को इंग्लिश में वेनस कहते हैं। और याद रखिएगा शुक्र और पृथ्वी लगभग मिलता जुलता है, इसलिए इसकी वायुमंडल की बात करें या वहाँ की जो गुरुत्वाकर्षण की बात करें, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है शुक्र ग्रह। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा गया। पूछा जाएगा पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा गया है, तो शुक्र को कहा गया है। और इसका दूसरा उपनाम जो है, यह सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। पूछा जाएगा बताइए, क्योंकि इसमें बहुत चमक होती है, चमकने के कारण, चमक होने के कारण याद रखेंगे, इसमें बहुत चमक होती है। तो चमक होने के कारण शुक्र ग्रह को सुंदरता का देवी भी कहा गया है, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा गया। तो दोनों डाटा आप समझ गए होंगे। तीसरा ये पूछा जाएगा पृथ्वी का पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो याद रखेंगे शुक्र ही होगा। तो लिख दिए है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो ये जितने भी बातें लिखी गई है ये शुक्र के बारे में लिखा गया है, ये बातें आप समझेंगे। तो आइए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सी होगी, तो वो हमारे पास शुक्र होगा। यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी लिख देते हैं, ये शुक्र होगी। और सूर्य से शुक्र की दूरी आप देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ सूर्य है और सूर्य के बाद नंबर 1 बताया था बुध। तो बुध और शुक्र के बीच में मैंने बताया था 0.4 AU। और इसकी जो दूरी होगी ये याद रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी यहाँ 3rd स्थान पे है, तो पृथ्वी के बीच की दूरी 1 AU होगा। तो कहीं ना कहीं 1 से कम EV होगा, याद रखिएगा 0.7 AU। तो यहाँ मैंने यहाँ लिख दिए हैं, सूर्य से शुक्र की दूरी कितना होगा, 0.7 AU। AU क्या बताए थे आपको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, इसको हिंदी में खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी वह दूरी होती है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए सूर्य और शुक्र के बीच में दूरी कितना है, तो 0.7 AU है, जो कि 1 से कम होगा। अब इसे सुबह या शाम का तारा कहते हैं, याद रखिएगा। इतना चमकीला होता है जो सुबह में और शाम में चमकते रहता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा, या इसे भोर या सांझ का तारा भी बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट आइए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म। क्योंकि देखिए आप लोग को एक डाटा, आप लोग सोचिएगा क्या, अरे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, तो सबसे गर्म ग्रह यही होगा, बुध ही होगा। लेकिन नहीं, दूसरा नंबर पर जो आती है शुक्र, वह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्योंकि
क्योंकि आगे हम लोग एक चीज बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है 15 नंबर में, सर्वाधिक गैस पूछा जाए। बुध नहीं, ये हमारा शुक्र है, वेनस है, तो इसके यहाँ पर भी वायुमंडल है, बहुत सारा यहाँ वातावरण है। शुक्र के वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है, ये याद रखेंगे, CO2 है। पूछा जाएगा आपसे, बताइए शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो याद रखिएगा CO2 है। और CO2 में एक गुण होता है कि जब वह हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, हीट ऑब्जर्व करता है, तो उसमें बहुत दिनों तक ये कैपेसिटी होता है, उसको रिलीज ही नहीं करेगा। और भारी गैस होने के कारण ये शुक्र के आसपास ही अपने उष्मा को ऑब्जर्व करके उसके वायुमंडल को गर्म करके रखता है। तो याद रखेंगे, सौर मंडल में CO2 की सबसे अधिक गर्म ग्रह है वो शुक्र है, और इसका जो तापमान होता है वो 465 डिग्री होता है। और क्या इसका कारण क्यों है सबसे ज़्यादा, तो CO2 की अधिकता के कारण। CO2 की अधिकता के कारण कभी कभी आपसे पूछा जाए तो बताइए शुक्र ग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह क्यों है, तो क्योंकि सर वहाँ CO2 लगभग पूछा जाए कितना है, तो याद रखेंगे अभी सर्वाधिक गैस CO2 है। और पूरे वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में 90 से लेके 95% CO2 है। तो समझ जाइए, जिस ग्रह के वायुमंडल में CO2 हो और वो भी 90 से लेके 95% CO2 हो, तो उस ग्रह का क्या स्थिति होगा। देखिए हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आप लोग जानते हैं 1% से भी कम है, फिर भी देखिए हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर दिनों दिन कितना बढ़ रही है। और जिस ग्रह के वायुमंडल में 90 से 95% CO2 होगी, आप अनुमान लगाइए उस ग्रह की गर्मी का क्या एहसास होगा। इसलिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी हमसे पूछ देगा। तो बताइए शुक्र ग्रह में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो CO2, और कितना परसेंट है, तो 90 से 95% ये CO2 है। इसी कारण ये पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होती है। आइए घूर्णन दिशा की बात करेंगे, तो याद रखेंगे CO2 घूर्णन दिशा यहाँ पर उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब क्या होगा, यहाँ घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब नहीं होके पूरब से पश्चिम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरब से पश्चिम है। और परिक्रमण दिशा तो सबका एक ही है, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में है। इसका इंपॉर्टेंट, तो एक प्रश्न यहाँ से हम लोग को बनने जा रहा है, क्या बनेगा सो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा सूर्योदय, यहाँ पर पूरब से पश्चिम, जो जहाँ जहाँ पश्चिम से पूरब हुआ है तो सूर्योदय पूरब में हुआ, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पूरब से पश्चिम है, इसलिए याद रखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे सूर्योदय पश्चिम में होगा। याद रखेंगे पश्चिम में, यानी शुक्र ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में, पृथ्वी का उल्टा पूरब में। चलिए आइए यहाँ थोड़ा घूर्णन काल और परिक्रमण काल। तो शुक्र ग्रह का घूर्णन काल 243 दिन और परिक्रमण काल 224 दिन। तो एक बात यहाँ सोचिएगा, पूरे सौरमंडल का एकमात्र शुक्र ग्रह है जहाँ पे घूर्णन काल अधिक होता है परिक्रमण काल से। इसका मतलब घूर्णन काल के कारण दिन रात होती है और परिक्रमण काल के कारण साल होती है। तो यहाँ इस शुक्र ग्रह पर एक जो दिन और रात होता है 1 साल से बड़ा होता है। यही बात यहाँ लिख दिए हैं, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसका घूर्णन काल परिक्रमण काल से अधिक है, अर्थात शुक्र पर दिन रात साल से बड़ा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। और एक बात यहाँ पर भी समझ जाएंगे हम लोग, शुक्र ग्रह का ये सब चीज़ मैंने समझा दिया। अब आइए, ये 13 नंबर भी पॉइंट समझ गए, 15 नंबर तो बता ही दिए हैं। 14 नंबर उपग्रह की संख्या। उपग्रह का मतलब होता है किसी ग्रह को कोई भी चक्कर लगाता है तो उसे कहते हैं उपग्रह। तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, तो शुक्र ग्रह पर उपग्रह की संख्या कितना है, तो 0 है। यहाँ पर भी कोई भी उपग्रह यहाँ पर नहीं होती है, ये भी बातें को समझेंगे। चलिए, तो हमारे पास 2 ग्रह का चर्चा हो गया, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। तीसरा ग्रह जो है हमारा हो जाएगी, अब आइए पृथ्वी की बात करेंगे।
पृथ्वी में आइए, जहाँ हम लोग जीवन जीते हैं, हम लोग जिस ग्रह पे हैं वही पृथ्वी ग्रह है। ऐसे एक क्लास हमारा पूरा होगा, पूरे पृथ्वी के बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी इतना समझ जाइए, पृथ्वी के बारे में कुछ बातें हैं, यहाँ 10-12 बातें हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए, सबसे पहले बात, पृथ्वी का उपनाम, तो हम उसे क्या जानते हैं? नीला ग्रह जानते हैं। नीला ग्रह, या इसी को हम लोग कहते हैं ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट। तो पृथ्वी का उपनाम या पृथ्वी का अन्य नाम क्या है? याद रखिएगा, इसे नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और सूर्य से दूरी, याद रखेंगे, सूर्य से दूरी की बात करें तो हम जानते हैं सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है और शुक्र है, तीसरा स्थान इसी का है। तो यहाँ याद रखेंगे सूर्य से दूरी क्रम के हिसाब से तो थर्ड है। और कितना है? तो 1 AU है। और मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बोल चुका हूँ पहले ही, तो बताइए 1 AU बराबर कितना किलोमीटर होता है? आइए, तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो देख, सब बच्चे जानते होंगे, शुरू से ही जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुआ है, ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी पर जल की मात्रा, तो सभी बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप जान जाइए। पृथ्वी पर जितना भी दो चीज़ है, थल और जल, तो 100% पृथ्वी पर 100% में से 71% जल ही है। इसका मतलब ये हुआ, पृथ्वी पर जल और थल की तुलना में जल अधिक है। इसलिए जब हम लोग उसको किसी अंतरिक्ष से जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो यहाँ पानी की अधिकता के कारण, 71% पानी होने के कारण पृथ्वी का अधिकतम हिस्सा पानी दिखाई देता है। और जब वहाँ से देखते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा नीला नजर आता है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाए तो बताइए क्या कारण है? सो पृथ्वी को हम लोग ब्लू ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो उसके पीछे हमारा 71% जल है। अब आइए, पृथ्वी का घूर्णन काल पूछा जाए तो 23 घंटा 56 मिनट, और इसको हम लोग अप्रॉक्स में 24 घंटा मानते हैं। तो ऐसे 24 घंटा ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट की बात किया जाए, हमसे बताइए पृथ्वी अपना एक घूर्णन अपने एक्सिस पे कौन सी कितने देर में टाइम लगाती है? तो 24 घंटा में। तो पृथ्वी का घूर्णन काल जो होती है 24 घंटा होता है। एक बात याद रखेंगे, नोट नंबर 1, पृथ्वी पर पूछा जाएगा, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती है? तो घूर्णन गति के कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात की घटना घटती है। पूछ दिया जाए, बताइए पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होती है? 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात क्यों होती है? तो इसके पीछे है पृथ्वी का घूर्णन गति। नोट नंबर 2 याद रख लेंगे आप लोग, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन क्यों होती है? तो इसके पीछे है परिक्रमण गति। तो कभी एक बार दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए पृथ्वी पर मौसम जो परिवर्तन होता है किस गति के कारण? तो परिक्रमण गति के कारण। और पृथ्वी पर दिन रात की जो घटना घटती है वो किस गति के कारण? तो घूर्णन गति के कारण। आइए अगला पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी पर घूर्णन जो काल होता है वो 23 घंटा 56 मिनट, लेकिन हम 24 घंटा मानते हैं। और पृथ्वी का परिक्रमण जो काल होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट, लेकिन हम लोग इसको अप्रॉक्स में 365 दिन 6 आवर मानते हैं, 6 घंटा। ये भी जानते हैं। पृथ्वी का आकार, देखिए पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, जियोड है। पृथ्वी का आकार कोई पूछा जाए किस प्रकार का है, तो जियोड है। मतलब क्या? ध्रुव पर यह थोड़ा चपटा होने के कारण इसे जियोड कहा गया। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है, लेकिन कभी कभी मंगल भी पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाता है, लेकिन जनरली सामान्यतः याद रखेंगे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है शुक्र है। सूर्य से दूरी का क्रम, तो केमा स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान, पहला स्थान बुध, दूसरा स्थान शुक्र और तीसरा स्थान याद रखेंगे पृथ्वी का। सौर मंडल में पृथ्वी का आकार का क्रम कितना है? मतलब आकार की दृष्टि से
तो 5वां स्थान है। पहला स्थान बृहस्पति, दूसरा स्थान शनि, तीसरा स्थान अरुण, चौथा स्थान वरुण और 5वां स्थान आकार की दृष्टि से पृथ्वी है, 5वां है। ये भी याद रखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस क्या है, तो याद रखेंगे 78% नाइट्रोजन है। और आपको कमेंट में बताना है ऑक्सीजन का कितना परसेंट है और CO2 कितना परसेंट है। आपको 2 क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है और CO2 गैस की मात्रा कितना है। आइए हम लोग बात करते हैं 12वां पॉइंट जो है, सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन पाया जाता है। पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह में अभी तक हम लोग को ज्ञात के अनुसार जितने भी जानकारी मिली है, वहाँ जानकारी के हिसाब से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह की संख्या। तो मेरे पास बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं था, शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं था, लेकिन यहाँ पृथ्वी के पास एक उपग्रह है और उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा, मून। इस प्रकार से मैंने तीसरा ग्रह भी पृथ्वी के बारे में जान लिया 5-7 मिनट। और आपको बताना है, ये लास्ट है आंतरिक ग्रह के बारे में, वो है मंगल। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह के बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, ये चारों आंतरिक ग्रह था। हम जानते हैं हमारे सौरमंडल में 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो मंगल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, सभी बच्चे जानिएगा। मंगल को कौन सी गैस ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके पीछे यह कारण है क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा पाया गया है। आयरन ऑक्साइड मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा गया है। याद रखेंगे, इसे युद्ध का भी ग्रह कहा गया है, दूसरा नाम। तीसरा पॉइंट है मंगल एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। पूछा जाए, बताइए मंगल ग्रह पर या पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो ओलंपस मोस नाम है। एक दोस्तों आपको एक बताना है, हमारे भारत में भी कुछ सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये बताना है कमेंट में, भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है, एक बात बताना है। चलिए अब आइए, यहाँ पर हम लोग समझ गए मंगल एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है, उसका नाम है ओलंपस मोस नाम है। मंगल का घूर्णन काल 25 घंटा, लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। जितना पृथ्वी पर दिन और रात होती है, लगभग उतना ही समय पर मंगल में भी दिन और रात होती है, लेकिन इसका परिक्रमण काल कुछ अधिक होता है। तो याद रखेंगे, परिक्रमण काल जो है मंगल ग्रह का वो 6 से 87 दिन है। मतलब हमारे पृथ्वी पर 2 साल और मंगल ग्रह पर 1 साल के बराबर होगा। घूर्णन दिशा की बात करें तो वो भी हमारा घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होगा, पश्चिम से पूरब की ओर होगा। और शुरुआत तो पश्चिम से पूरब की ओर होगा। तो पृथ्वी, तो पृथ्वी पर भी पश्चिम से पूरब होता है, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय किधर होता है, पूरब की ओर होता है। तो मंगल ग्रह पर भी सूर्योदय पूरब की ओर होगा और सूर्यास्त भी पश्चिम की ओर होगा। परिक्रमण दिशा घड़ी के विपरीत दिशा। जितने भी ग्रह है, यदि हमसे पूछा जाए परिक्रमण गति, तो सबका होगा घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। आइए अगला पॉइंट, उपग्रह की संख्या। यहाँ पर मंगल ग्रह पर उपग्रह की संख्या 2 है, दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक है डीमोस और दूसरा का नाम है फबोस। ये कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो ये याद रखना होगा। पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। लेकिन मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह है, दो ही उपग्रह है, तो उसका नाम लिखिएगा डीमोस और फबोस। फिर अगेन आपका एक क्वेश्चन फिर कमेंट बॉक्स में 3-4 प्रश्न आपने दिया है। कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है, बताइए पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है। ये नहीं बताया सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है, सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है। आपको यदि गूगल का सहारा लेना हो लीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए। आइए अगला पॉइंट चलते हैं। आकार की दृष्टि से
तो याद रखिएगा, आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह है, 7वां, क्योंकि 5वां हो गया आपका पृथ्वी, 6ठा हो गया शुक्र, और 7वां हो गया आपका मंगल, और 8वां बुध हो गया। सूर्य से क्रम, तो सूर्य से क्रम ये चौथा होगा, क्योंकि पहला हो गया बुध, दूसरा हो गया शुक्र, तीसरा हो गया पृथ्वी, और चौथा हो गया यही मंगल। तो क्रम, सूर्य से क्रम और आकार का क्रम दोनों में अंतर होता है। यदि हम इसको डिटेल्स बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वहां जाके आप देखिए। सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए पूरे मंगल ग्रह पे, तो इसका नाम है निक्स ओलंपिया, और कहा गया है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। सॉरी, यहां पर देखिए, पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सबसे ऊंचा चोटी कौन है, यहाँ पे मंगल ग्रह पर, इसका नाम है निक्स ओलंपिया, और माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारा कंटेंट आपका है। और क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल, मंगल ग्रह का 15वां क्वेश्चन है। जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसी प्रकार से मंगल भी अपने अक्ष पर, यहाँ पर मैंने लिखा दिया है 25 डिग्री झुका हुआ है। तो इस प्रकार से आपका पूरे जो 4 आंतरिक ग्रह था उसको मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया, और देखा जाए तो लगभग 50-60% बन चुका है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होती है। आइए लास्ट में एक बातें आप लोग को पुनः बताते हैं। आपने ये क्लास को किया, पूरा वीडियो देखा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लिए हैं तो सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो था वीडियो को आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो नहीं, चैनल कह सकते हैं, चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी, अन्य बच्चे भी पढ़ें और वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का फ़ायदा उठाएं। और क्या कहें, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो को देखें। पुनः आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।